Integration, lecture number 1. Integration is basically reverse process of differentiation. तो इंटीग्रेशन को आप किस तरह कंसिडर करेंगे, उसके लिए मान लो आपके पास एक फंक्शन है f, और जो फंक्शन f है दिस इज डिफरेंशिएबल ओवर एन इंटरवल i. मान लो ये इंटरवल i में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब जो f डैश है, डेरिवेटिव f डैश या f प्राइम एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल i. हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल i में एग्जिस्ट कर रहा है. अब अगर हमसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर हमको डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन दे दिया जाए, यानी कि f प्राइम हमें गिवन हो और ये पूछ लिया जाए कि क्या हम वो फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर है यस. और उस फंक्शन को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है दैट इज इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन या फिर अगर हम कंसिडर करें कि डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है और उस डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी डेरिवेटिव या फिर उसी को हम बोलते हैं प्राइमिटिव. तो प्राइमिटिव या एंटी डेरिवेटिव क्या है, अगर आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है तो आप वो फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हो जिनका ये डेरिवेटिव जो फंक्शन दिया हुआ है वो है, तो वो सारे फंक्शन क्या होंगे, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव जिनका डेरिवेटिव जो गिवन फंक्शन है. तो हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव इज द फंक्शंस दैट कुड पॉसिबली हैव द गिवन फंक्शन एज डेरिवेटिव. उन सबको हम बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव. उसके बाद हम जो टर्म यूज करते हैं वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स. इंडेफिनिट इंटीग्रल्स. अब जो एंटी डेरिवेटिव है, जो एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता है, बहुत सारे पॉसिबल है. अगर आपको एक गिवन फंक्शन है और ये पूछा जाए कि किसका डेरिवेटिव है, तो जो हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं वो मोर देन वन हो सकते हैं. उस केस में कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव आर नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स. ठीक है, यानी कि द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल द वैल्यूज ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स इज नोन एज इंटीग्रेशन. Integration is the process of finding the anti-derivatives or indefinite integrals. तो जो basically integration है, integration is part of integral calculus. और integral calculus में दो integrals पढ़ेंगे, indefinite integrals and definite इंटीग्रल्स, यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, फिलहाल जो हमारा फोकस रहेगा वो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स पे. अब इसको हम फिर बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या अपोजिट टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इंटीग्रेशन को ही हम बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कि जो हम डिफरेंशिएशन में करते थे उससे जस्ट अपोजिट. अब ये जो सारी टर्म्स हमने लिखी है इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं. तो उसके लिए आप पहले एक एग्जांपल कंसीडर करो. मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है sin x, और अगर हम डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आंसर है cos x. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि cos x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin x. सॉरी, उल्टा हो गया. sin x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x. एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x. बट
अगर आप देखो, अगर साइन एक्स के साथ एक कांस्टेंट है साइन एक्स प्लस 2, तो भी डिफरेंशिएशन cos x ही आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x प्लस 2। अगर आप एक और कांस्टेंट लो sin x माइनस 5, तो भी आंसर cos x ही है। तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग फंक्शन देखे, sin x प्लस 2, sin x माइनस 5, तीनों का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव cos x आ रहा था। तो अगर cos x गिवन है और ये पूछ लिया जाए किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो फंक्शन यूनिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं sin x प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट, ए रियल नंबर, उन सब का डिफरेंशिएशन cos x होगा। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव, cos x का इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है। तो cos x का जो एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव है वो हमारे पास क्या है, द एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव ऑफ cos x इज sin x प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट, और c की हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज पुट करते जाएं तो वो हमें क्या मिलेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स और primitive, and the process of finding these indefinite integrals or antiderivative is known as integration। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, if derivative of a function is let's say fx, यहाँ कैपिटल f है या स्मॉल f है, तो जो fx प्लस c है, fx प्लस c क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस fx, एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x इज आल्सो fx। तो जब भी हम किसी फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि fx प्लस c डिनोट्स, यहाँ पे fx प्लस c denotes a family of antiderivative of f, denotes a family of antiderivatives of fx। इसके जितने भी एंटीडेरिवेटिव होंगे उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं fx प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट और रियल नंबर। अब जो एंटी डेरिवेटिव है उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट सिंबल है, दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी प्रोसेस को, इसी स्टेटमेंट को हम किस वे में लिखते हैं मैथमेटिकली, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, fx dx is equal to fx plus c। This is the notation used for इंटीग्रेशन। यहाँ पे इस कैपिटल fx और स्मॉल fx में रिलेशन क्या है, डेरिवेटिव, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वापस से ये फंक्शन मिल जाएगा। तो प्रोसेस सिंपल है, अगर fx स्मॉल fx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको राइट साइड मिलेगी, अगर आप राइट साइड को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वापस से आपको यही फंक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो वेरियस सिंबल है उसका मतलब क्या है वो देखो। तो ये जो पूरा हमने सिंबल लिखा इंटीग्रल ऑफ fx dx, इस सिंबल का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन f का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो टर्म है ये fx को हम बोलते हैं इंटीग्रेंट, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। x जो है, x हो गया यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। और जो यहाँ पे c लिखा हुआ है
दिस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हमें कोई एक्सटर्नल पैरामीटर्स गिवन नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम हमेशा c से डिनोट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, मान लो फंक्शन की किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है या उसके डेरिवेटिव की किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू दी हुई है, तो हम c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इन जनरल हम उस c को, कांस्टेंट को c से ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। तो जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए भी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन जो हम यूज करेंगे, तो जितने भी फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, अगर हमें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो रिजल्ट आया था करने के बाद, अगर उसी रिजल्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट जो रिजल्ट हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx। तो जब आप डिफरेंशिएट करते थे x रेज़ टू पावर n, तो हमारे पास रिजल्ट आता था n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसका मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, x रेज़ टू पावर n। अगर आपके पास x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 था, तो आप लिखते n प्लस 1 x रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। आपके पास आता x रेज़ टू पावर n, यानी कि इस टर्म को डिफरेंशिएट करते तो आपको मिलता है x रेज़ टू पावर n। इसका मतलब इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस 1 हो गई तो माइनस 1 प्लस 1 यहाँ तो जीरो है, बट माइनस 1 प्लस 1 जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बाकी हम हर एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो, अगर आपके पास सिंपली है x स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट भी यूज करेंगे हमारे एक में, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्लस c n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो x स्क्वायर dx, x n की वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c x क्यूब बाई 3 प्लस c। हर एक के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रूट x है, चाहे पावर किसी भी वे में दी हुई है। ठीक है, n जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम माइनस 1। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 भी है, अगर सिंपली dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली dx का मतलब क्या है, x रेज़ टू पावर 0, बिकॉज समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ गया, x रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया x प्लस c। इसमें में चाहे पावर पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट रूल ऑफ, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अब अगर x की वैल्यू माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx।
अब कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन होता था 1/x? तो 1/x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था? लॉगरिथमिक फंक्शन का। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस c। यहाँ पे बेस e है, अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो वापस आपको इंटीग्रैंड मिल जाएगा, दैट इज 1/x। तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, यानी कि जो भी आपको राइट साइड लिखा हुआ है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रैंड है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, वो फंक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल आप कंसिडर करो, फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता है? तो अगर आप देखो cos x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ये हमें पता है कितना होता था? माइनस sin x। तो अगर हम एक माइनस इधर ऑलरेडी पुट कर दें, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा sin x। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x इज इक्वल टू sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? माइनस cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। ये ध्यान रखना है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x हमारे पास था cos x। इसका मतलब cos x का एंटी डेरिवेटिव, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। तो sin x प्लस c। और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि जो राइट साइड एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से आपको इंटीग्रेंड मिल जाएगा, तो वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप कंसिडर करो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x। तो सेकेंड स्क्वायर x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता था? वो हमारे पास था फंक्शन tan x। तो tan x प्लस c। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ वी हैव कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट स्क्वायर x, तो कोट x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट x और फिर प्लस c, where c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम वे में अगर आप कंसिडर करो, हमारे पास था सीकेंट x tan x। सीकेंट x tan x डिफरेंशिएशन होता था सीकेंट x का, तो सीकेंट x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट x प्लस c। अब सेम वे में हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x कोट x। तो कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो कोसिकेंट x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x और फिर प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो अगर हम सबसे पहला देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था? साइन इनवर्स x। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस c, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं माइनस कोस इनवर्स x प्लस c।
दोनों में से कोई भी रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस और एज पर द ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। आप इसके इंटीग्रेशन को साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं या माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि इन दोनों का ही जो डिफरेंशिएशन है वो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वे में अगर आपके पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ साथ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी। तो या तो ये टर्म या ये टर्म, दोनों में से हम कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर -1 dx। ये भी हमारे पास अगेन दो फंक्शन होंगे, कोसिकेंट इनवर्स x और सीकेंट इनवर्स x की टर्म में। तो सीकेंट इनवर्स x प्लस सी या फिर माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x। अब e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, e रेज टू पावर x। तो e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन भी सेम होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने एक और फंक्शन कंसीडर किया था a रेज टू पावर x, या तो एक्सपोनेंशियल है यहाँ a, फिर a इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, a रेज टू पावर x अपॉन log a प्लस सी। क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने नोटबुक में इन सारे फॉर्मूलेज को एक जगह मेंशन कर लेंगे, और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस में यूज होंगे, आपको वो मेमोराइज होते जाएंगे। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव और एंटी डिफरेंशिएशन। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूले इधर 7 लिखे हैं हमने, इधर 6 फॉर्मूले लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूले वही है जो आपने पढ़े हुए हैं। और इंटीग्रेशन में तो और भी इजी हो जाता है, अगर आपको ऑप्शन गिवन है तो आप ऑप्शंस, अगर आपसे कुछ सोल्व नहीं हो रहा है तो आप गिवन ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन आए वो अगर मैच कर जाए इंटीग्रेंड से, इसका मतलब दैट इज योर आंसर। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल की। तो ये तो जो फॉर्मूला जो फिलहाल के लिए हमें याद रखने हैं, आगे और भी फॉर्मूले आएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, तो जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं अभी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर फर्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो आपको दो फंक्शंस दिए हुए f एंड g, या तो सम के फॉर्म में या डिफरेंस की फॉर्म में, और इसका आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, फिर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यानी कि fx इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। वो बाद में लिखेंगे, अभी के लिए नहीं। प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट इंटीग्रेशन करने के बाद लिखते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू आएगी, फिर आप लिखोगे प्लस ए कांस्टेंट c1। इसको इंटीग्रेट करोगे एक फंक्शन आएगा, फिर आप लिखोगे प्लस कांस्टेंट c2, और c1 प्लस c2 अगेन ए कांस्टेंट। तो इसलिए जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं कांस्टेंट फाइनली हम एक ही लिखते हैं, उसको c से डिनोट करते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल द कांस्टेंट,
क्योंकि सारे कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो किसी भी इंटीग्रेशन में हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो। फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी का हम साथ साथ एग्जांपल भी ले लें कि आपको दिया हुआ है मान लो x माइनस 1/x dx। तो ये आपके पास है x माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 dx। इसको आप सेपरेट कर दो, x dx माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/x ही लिखा रहने दो, क्योंकि हमने कहा था कि जो रूल है उसमें n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ये हमारे पास x रेज टू पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। फिर हम लिखते हैं कांस्टेंट c1 माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस कांस्टेंट c2। अब c1 प्लस c2 अगेन एक कांस्टेंट x² 2 माइनस log x प्लस c। तो फाइनली हम एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप कंसीडर करो, मान लो आपके पास फंक्शन है f और ये किसी कांस्टेंट या रियल नंबर से मल्टीप्लाइड है। Here k is a constant और k is some real number, तो k will come out of integration। जो constant है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, simply fx dx। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास है 2x dx, तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, x dx ये हमारे पास हो गया 2x² 2 प्लस c। फाइनल आंसर x² प्लस c। इसको हम फर्दर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपके पास है k1 f1x प्लस k2 f2x एंड सो ऑन kn fn x dx। तो आपको इसको लिखना है k1 इंटीग्रल ऑफ f1x dx प्लस k2 इंटीग्रल ऑफ f2x dx and so on up to kn integral of fn x dx। तो these are some properties which we will use in indefinite integration। तो इस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूला कंसीडर, सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन देखी, फिर हमने कुछ फॉर्मूलाज कंसीडर किए और उसके बाद प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में इन फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कुछ फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।